मैं अपने दोस्तों से यह बातें सुनते आ रहा था कि कम उम्र की पत्नी का बहुत फायदा होता है। एक तो वह डर और झिझक की वजह से बहुत कम बोलती है। उसको ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती है। जिस रंग में उसको रंग दो उसी रंग में रंग जाती है। अपने पति का हर हुक्म मानती है। उसका दिमाग कच्चा होता है और वह डरी सहमी रहती है। अपने पति से उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की पत्नी के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे वह समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बड़ा कर पेश करती है, घर में लड़ाई झगड़ा करती है और पूरे घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करूँगा। इसलिए मैंने अपने घर में अपनी माँ को बोल दिया था कि मैं किसी कम उम्र की लड़की से शादी करूँगा, तो आप मेरे लिए कोई कम उम्र की लड़की देखें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी, कैसा बेशरम जैसी बात कर रहा है। अरे छोटी उम्र की लड़की का पता नहीं घर को संभाल भी पाएंगी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से लड़की लेकर आएगा तो वह हमारे घर को भी संभालेंगी और तुझे भी संभालेंगी। लेकिन मैंने मम्मी की एक नहीं सुनी। मैंने शादी करनी है तो कम उम्र की लड़की से ही करनी है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी खुद की उम्र 35 साल की हो चुकी थी। मुझे पत्नी चाहिए थी कम उम्र। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था। मजबूरन मेरी माँ की मेरी बात मानना पड़ेगा और उन्होंने मेरे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढना शुरू कर दी। और जल्दी ही एक ऐसी लड़की मिल गई जो मुझे भी पसंद आई और मेरी माँ को भी। उस लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 साल की होगी। उसका नाम सलोनी था और फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। आज मेरी शादी थी और मेरी दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बेहद खुशी के आलम में अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ पर मेरी नई नवेली दुल्हन सलोनी बैठी हुई थी। सलोनी बहुत खूबसूरत ही। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी था। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर बैठ गया। ना जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे कितनी कम उम्र की और सुंदर पत्नी मिली है। वो बहुत ही मासूम लग रही थी। इससे पहले मैंने सलोनी को सिर्फ फोटो में ही देखा था, लेकिन सच में तो सलोनी और भी ज़्यादा सुंदर थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी शायद, और उसे डरा हुआ देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी। मैंने दोस्तों की पढ़ाई पट्टी मेरे आंखों पर बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि अपनी पत्नी की ज़्यादा तारीफ मत करना। पहले ही रात में उसे इतना डरा धमका कर रखना कि वो तुझ पर हावी ना हो ना पाए, नहीं तो बाद में तो उसे काबू नहीं कर पाएगा। और मैं इन सारी बातों पर अमल कर रहा था। इसलिए सलोनी को डरा सहमा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो, सलोनी तो मेरे डराने से पहले ही डरी हुई है। इस डरी सहमी सी लड़की को थोड़ा और डराया जाए, यह ख्याल मेरे दिल में आया तो मैंने अपने फ़ोन पर 35 सेकंड का टाइमर सेट किया। 35 सेकंड के बाद मेरे फ़ोन पर रिंगटोन बजी। मैं फ़ोन लिए कमरे में साइड पर चला गया और फ़ोन पर किसी से बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बातें करने लगा। मैं गुस्से से फ़ोन पर बोलने लगा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें यही समय मिला है मुझे अब बुरी खबर सुनाने का। तुमको पता नहीं है कि मैं कितना गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बकबक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं यह नहीं देखता कि मेरे सामने कौन इंसान खड़ा है। जिस इंसान को अपनी खैर चाहिए वह मेरे सामने जवाब नहीं देता, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। कल आकर मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास तो कोई माफ़ी नहीं है और तुमने गलती की है और तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। जो बातें मैं अपनी पत्नी को सुनाना चाहता था वह सारी बातें मैंने फ़ोन पर किसी और को सुनाकर दरअसल अपनी पत्नी के कानों में डाल दी। मैंने उसके मुंह दिखाई की अंगूठी दी थी, उसने रख दी। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उससे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि मुझे अंगूठियाँ पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत रात को ख़राब नहीं करना चाहता था।
सामने टेबल पर उसने अंगूठी को रख दी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपना हाथ मेरे हाथों से एकदम से खींच लिया और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन हो गए कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे काँप रहे थे। मैं अभी उसे कुछ नहीं बोला था कि तभी डर के मारे वह बेहोश हो गई। उसको बेहोश होते देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात को ही बेहोश हो गई तो सब लोग इस बात का गलत मतलब निकालेंगे और फिर मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहूँगा। अपने हिसाब से मैंने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झिझोड़ कर होश में लाने की कोशिश की, तब भी वह होश में नहीं आई तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि यह समस्या किसके सामने ले जाकर रखूं। मेरे माँ बाप तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वह घर का सारा काम संभाल सके। मेरी माँ का कहना था कि एक 18-19 साल की लड़की क्या काम करेंगी। मेरी माँ ने कहा ऐसी बहू होनी चाहिए जो कि बहुत ही सुघड़ हो, बहुत ही सलीकेदार हो और घर को संभाल सके। सब घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने अपनी मर्जी से कम उम्र की लड़की से शादी की। अब अगर मैं कहूँ कि वह बेहोश हो गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजर गया और वह होश में नहीं आई तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी हंसी मुझे भी और भी गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उससे कहा कि हंसने का और मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, बस किसी तरह वह होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। सर्दी में भी मेरे दोस्त की पत्नी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया था कि शायद यहाँ से मेरी कोई मदद हो जाए। मेरे दोस्त ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे। घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उसके घर आ गए तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। ज़रूर उन लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि ज़रूर दुल्हन के कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप पर झुलझाने लगा कि क्यों बेकार में मदद मांग बैठा। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह बात तो मेरे ही गले पड़ गई है और फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अपनी पत्नी को मेरे घर मत लाना, मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसने कहा ठीक है, परेशान मत हो, मैं फ़ोन पर ही अपनी पत्नी से तेरी बात करवा देता हूँ। अपने दोस्त की यह बात मुझे ठीक लगी और मैं उसके डॉक्टर पत्नी से बात करने लगा और सलोनी को होश में लाने की तरकीबें पूछने लगा। मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझसे कहा कि सलोनी के पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डाल दो क्योंकि सर्दी है। इस तरह से गर्माहट मिलेंगी और वह होश में आ जाएंगी। मैं यही सब कुछ कर रहा था। मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी मुझे तरीके बता रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने अनचाहा बोल दिया कि सलोनी को होश आ गया है। दरअसल मैं यही सारी सूरतें हाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि सलोनी होश में आ चुकी है। हालांकि सलोनी अभी तक होश में नहीं आई थी। मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया और फ़ोन काट दिया। परेशान होकर मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मेरी नज़र उस साइड टेबल पर रखी दवाई की शीशी पर गई और उस दवाई को देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह दवाई तो नींद की थी। शीशी में से थोड़ी सी दवा टेबल पर भी पड़ी हुई थी और जिस गिलास में सलोनी ने पानी पिया था उसमें भी थोड़ी सी दवा लगी हुई थी। इसका मतलब मेरी पत्नी सलोनी ने जानबूझकर बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर था कि दवा को अपना असर करने में थोड़ा वक्त लगा होगा।
जितनी देर में उससे बातें कर रहा था इतनी देर में दवाई ने असर कर दिया और वह बेहोश हो गई। और यह दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैंने अपनी पत्नी को हैरान होकर देखा। मुझे तो बहुत ही मासूम लड़की लगी थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर यह सब क्या है। मेरी पत्नी ने अपने ही सुहागरात में खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? क्या वह मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती थी? क्या वह मुझे पसंद नहीं करती थी? पूरी रात मैं इसी उलझन में रहा। सुबह लगभग 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने जाकर बाहर देखा तो मेरी मम्मी खड़ी थी। उनको देखकर मैं हैरान हो गया। इस समय तो हमारे घर में कोई नहीं जागता था। मम्मी भी सुबह को इतने जल्दी नहीं जागती थी। और आज तो शादी की कोई रस्म भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि अब जितनी भी रस्में करनी है वह एक दिन छोड़कर करना, क्योंकि शादी के कामों के चक्कर में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मम्मी बोली, तुम अभी तक उस कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर। मैं हैरानी से मम्मी को देखने लगा। मम्मी, मेरी अभी अभी शादी हुई है। यह मेरा कमरा है। अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली कि हमारे यहाँ खानदानी रीति है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन शादी वाले कमरे में बहुत देर तक नहीं रुकते। सुबह होने से पहले ही उन्हें कमरे से निकलना होता है, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। क्या मम्मी, आज के ज़माने में भी आप शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ी हुई है? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे एक जोरदार डांट लगाई। मजबूरन मैंने कहा, ठीक है मम्मी, चलिए चलते हैं। मम्मी ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा, भला आपको दुल्हन से क्या काम है? जो भी काम है वह बाद में कर लेना, अभी वो सो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वह तो यही समझती है कि वो मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने कर ली है, लेकिन और भी कुछ ज़रूरी बातें होती है जो मुझे दुल्हन से पूछना है, और मैं वही ज़रूरी बातें दुल्हन से पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया है जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। बड़ी उम्र की लड़की होती तो उसे थोड़ी समझ होती। अब इतनी कम उम्र की लड़की लाए हो तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जाकर देखो ठीक है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था कि मुझे मेरी माँ की बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी माँ का मतलब समझ चुका था, लेकिन जब वह पहले ही बेहोश हो गई थी तो भला इस बात की क्या ज़रूरत थी? मैंने अपनी माँ को बहुत बहाने बनाए कि मेरे साथ चले, मैंने कपड़े बदलने हैं, मुझे पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप कॉफ़ी बना दे। मेरे बहाने मेरी माँ को और भी शक में डाल रहे थे। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और अंदर चले गई। मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो और उसे पता हो कि कोई बुरी खबर ही मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद ही मेरी मम्मी बाहर आई तो मुझे हैरान होकर देखने लगी कि तू अभी तक यहीं खड़ा है। फिर अचानक से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बेकार में ही शक कर रही थी। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि मम्मी ने कैसे जांच लिया कि मेरी पत्नी ठीक है या नहीं। हालांकि मैं अंदर कमरे में गया तो अंदर का मंजर देखकर मैं भी हैरान था। सलोनी के बिखरे हुए बाल, उसके ओठों की फैली हुई सुर्खी रात की कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शायद सलोनी की यह हालत देखकर ही मेरी माँ संतुष्ट हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन सुकून सब बर्बाद हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। मेरी पत्नी थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, यानी कि उसे होश आ चुका था, लेकिन मैंने सलोनी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि कमरे से बाहर चला गया और पूरा दिन मैंने उससे बात तक नहीं की और रात को आकर भी आराम से अपने कमरे में सो गया। हालांकि मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। घर में हर कोई यही बातें कर रहा था कि चलो दोनों खुश है, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत नहीं है।
अब तक उसे छुआ भी नहीं। साबित नहीं हुआ कि शादी की सारी रस्में खैरियत से निकल गई। रात को जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए खाना लगा दूँ। मम्मी ने कहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा साथ खाना खाने की क्या ज़रूरत है, बाहर खाना लगा दो, मैं बाहर आकर खा लूँगा। सलोनी कहने लगी कि नहीं, मम्मी जी ने कह रही थी कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। मेरे सामने तो प्यार मोहब्बत की बातें ना करो, तुम मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम सी शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है, मुझे मालूम नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा क्या करूं। मैं घर में किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, यह मेरी इज्जत का भी सवाल है। मजबूरी में ही सही मुझे तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाऊंगी। मैंने अपनी पत्नी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ तुमने यह सब क्यों किया? हम दोनों के बीच रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी तुमने मम्मी के सामने ऐसा जाहिर क्यों किया कि जैसे हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ऐसा करके तो मम्मी की नज़रों में एक अच्छी बहू साबित हो गई, और अगर मैं मम्मी जी के सामने जाकर तुम्हारी सच्चाई बताऊँ तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, मेरे घर वालों का नहीं। तुमने शादी की पहली रात मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? तुमने क्यों रात को बेहोशी की दवा खा ली? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तुम्हें इसलिए दवा खाई ताकि तुम्हें मेरा चेहरा ना देखना पड़े। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी पत्नी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ मुझे धोखा क्यों दिया? कौन है तुम्हारे दिल में? किससे वफाएं निभा रही हो? किसको अपने दिल में अभी तक नहीं निकाल पाई हो? मेरी बात सुनकर सलोनी जोर जोर से रोने लगी। बोली ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा अच्छा सुनाओ, क्या बात है? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर रोते हुए बोली मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। मैं हैरत से सलोनी का मुंह देखने लगा। मैंने अपना सिर पीट लिया। अजीब लड़की है, खुद ही कहती है कि मेरी बात तो सुन लो, और खुद ही कहती है कि मुझे शर्म आती है। अपना सारा सर हाथों में थामे मैं बैठा था, और लाओ कम उम्र की लड़की, अब झेलो उसे। मैंने अपने दिल में सोचा। मैं सलोनी को रोता हुआ छोड़कर गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल आया। हमारे घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे। सलोनी सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे हम दोनों में कितना प्यार हो। हम दोनों को यूं करीब करीब देखकर सारे रिश्तेदार आपस में बातें करते कि तुम्हारे बेटा बहू में तो बहुत प्यार है, भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और उन लोगों की बातें सुनकर मम्मी गर्व से सिर उठाकर कहती हाँ भाई, आखिर बेटा किसका है? मैंने उसको संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहो। मैं आम रिवायती सासों की तरह नहीं हूँ जो अपने बेटा बहू से लड़ाई करवाए। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी थी। हमारी शादी को 5 दिन हो चुके थे और मैंने सलोनी को छुआ भी नहीं था। अब तो मुझे एहसास होने लगा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे किसी समझदार लड़की से कम शादी करनी थी। आज मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। अगर उसे कोई समस्या होती, कोई परेशानी होती, तो कम से कम वो खुलकर मुझे बता तो देती। अब तो मैं कभी कभी यह भी सोचने लगा था कि मुझे मम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेता, क्योंकि फिर मम्मी मुझे ही ताने देती कि और लाओ कम उम्र की दुल्हन, अब तुम खुद ही उसे झेलो। और फिर मम्मी जो सबके सामने सर उठाकर चल रही थी तो उनका सर भी झुक जाता। रात को मैं जब सलोनी के कमरे में गया तो वह शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। सलोनी को देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा। खुद को और ज़्यादा नहीं रोक सका और सलोनी को पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा इतना करना था कि सलोनी ऐसे डर गई जैसे पता नहीं उसको शेर ने पकड़ लिया हो, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक बार तो जी में आया कि रोती है तो रोती रहे, आज तो मैं जी भर के प्यार करके ही रहूँगा। लेकिन वह इतनी सिसक सिसक कर रो रही थी कि पता नहीं उस पर कितना जुल्म हो रहा हो। और उसको इस तरह रोता हुआ देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊँ।
माना कि सलोनी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी कम नहीं था, मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट था। फिर पता नहीं सलोनी मुझसे इतना दूर क्यों रहती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि ज़रूर सलोनी किसी और से प्यार करती है और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शायद उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करवा दी और यह सोचते ही मेरा दिल दुखी हो गया। मैं सलोनी से प्यार करने लगा था। उसकी मासूमियत से, उसकी सुंदरता से मेरे दिल में उसके प्यार की कोपल फूटने लगी थी। वह इतनी प्यारी सी, इतनी नाजुक सी थी कि जब वहाँ से सिसक सिसक कर रोती तो मेरा दिल चाहता कि उसे अपने सीने में छुपा लूँ और मुझसे कहूँ कि तुम अपने दिल में सारे डर, सारे वहम निकाल दो। मैं तुम्हें इतना खुश रखूँगा कि तुमसे खुशियाँ संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन सलोनी मुझे यह सब करने का मौका ही कब देती थी। मैं अपना दिल महसूस कर रहा था। फिर मुझे अपनी यह समस्या किसी और की समस्या बताकर एक ऐसे इंसान के सामने रखी जो ना मेरा रिश्तेदार था, ना मेरा दोस्त। उस इंसान ने कहा कि कुछ लड़कियां बहुत मासूम होती है, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। अगर ऐसी लड़कियां के साथ प्यार से बर्ताव किया जाए तो वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। लेकिन सलोनी पर तो प्यार का भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता। दिन भर वह भी मेरी बातों का हंस हंस कर जवाब देती है, लेकिन रात होते ही मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मैं उसे खा लूँगा। एक दिन मैंने सलोनी से पूछा, सलोनी बस एक बात का जवाब दो, उस रात तुमने अपने आप को बेहोश क्यों कर लिया था? मेरी बात सुनकर सलोनी कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। मैं नहीं चाहती थी कि क्या आप मेरे पास आए, नहीं तो आपको मुझसे नफरत हो जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। सलोनी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने सलोनी से कहा, तुम्हारे पास आने से मुझे नफरत कैसे हो सकती है? तुम तो मेरी पत्नी हो और हम लोग जितना पास आएंगे हमें एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी, फिर नफरत कैसे हो सकती है? वो बोली, मेरे घर वालों को आपके घर वालों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरे घर वालों को यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का है तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाह कर भी अपनी ज़िंदगी में किसी लड़के को शामिल नहीं कर सकती। तो यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दे कि मेरे दिल में कोई लड़का है। सलोनी की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। चलो, सलोनी की लाइफ में कोई और लड़का नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। उसने बोलना जारी रखा, बल्कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। सलोनी की बातें मुझे उलझा रही थी। सलोनी, जो कुछ कहना है साफ साफ एक ही सांस में कह दो। तुम्हें जो कुछ भी समस्या है मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और एक बात अच्छे से ध्यान में बिठा लो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। फिर सलोनी ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सलोनी बोली, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से ही कुछ लड़कियों में पाई जाती है। मुझे आज तक कभी पीरियड से नहीं हुए। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मत करना, क्योंकि आपकी बेटी माँ न बन पाने के साथ साथ अपने पति को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाएंगी। शायद मम्मी डॉक्टर की बात को मान भी लेती, लेकिन पता नहीं किसने मम्मी के कानों में भर दिया कि इस बीमारी का इलाज होता है। और फिर बस लालच में आकर और अपने सर का बोझ उतार कर मेरी माँ ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी माँ से बहुत मना किया था कि मेरी शादी मत करे, लेकिन वह नहीं मानी। बस इसलिए उस रात मैंने खुद को बेहोश कर लिया था, क्योंकि आपको मेरे पास आने के बाद सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं आता। इतना कहते कहते सलोनी रोने लगी थी। रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और तुमसे प्यार कर बैठी।
सोचा था तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। जी चाहता है कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे बाहों में ही बीत जाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझे छोड़ सकते हैं और अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो इतने दिन तक आपने मेरा ख्याल रखा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सलोनी की बातें एक के बाद एक मेरे सिर पर बम गिरा रही थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत सी लड़की के साथ यह हो सकता है। सलोनी के दूर जाने के ख्याल से ही दिल में हुक सी उठी थी। मैं सलोनी को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में सलोनी से यह जानकर खुशी हुई थी कि सलोनी मुझसे प्यार करती है। अगले ही दिन मैं सलोनी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, कुछ लड़कियों में यह बीमारी होती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसी लड़कियां कभी माँ नहीं बन सकती या फिर वो शारीरिक संबंध बनाने के लायक नहीं होती। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा और लंबा होता है। आपकी पत्नी को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होगी। साथ ही साथ आपकी पत्नी का एक छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस आपकी पत्नी को आपके प्यार और विश्वास की ज़रूरत है। आज हमारा देश इतना आगे निकल चुका है, लेकिन इस तरह की बीमारी को लेकर आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी इस तरह की बीमारी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती और लड़की को दोषी ठहरा दिया जाता है और लड़की खुद को दोषी मानने भी लगती है। शायद इसलिए तुम्हारी पत्नी इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि और तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। इस बीमारी से ग्रस्त लड़कियां कभी कभी दिमागी मरीज बन जाती है, इसलिए आप अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसे बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और दुनिया में वो अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो इस बीमारी से जूझ रही है। ना जाने और कितनी लड़कियां इस बीमारी से ग्रस्त है। घर आकर मैंने सलोनी को विश्वास दिलाया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी सलोनी का बहुत ध्यान रखा। जो कुछ भी हुआ था उसमें सलोनी की कोई गलती नहीं थी। मैंने सलोनी से कहा कि तुम यह बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हारा पूरा जितना भी पैसा लगेगा सब खर्च करूँगा। हम किसी भी बहाने से डॉक्टर के पास जाने लगे। धीरे धीरे मेरे प्यार और डॉक्टर की दवाइयों से सलोनी ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने सलोनी का एक छोटा सा ऑपरेशन भी किया था। तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर सलोनी ने 2-3 दिन आराम किया और वह ठीक हो गई। हमारी शादी को 8 महीने गुजर गए। सलोनी अब बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन मैं सलोनी को थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। जब तक सलोनी खुद को सहज महसूस नहीं करती, तब तक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन उस रात जब सलोनी ने खुद ही पहल करते हुए मेरे ओठों पर अपने ओठ रख दिए तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मैंने कसकर सलोनी को बाहों में भर लिया और फिर वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात बन गई। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।